गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम क्रांति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आप लोगों की 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आज हम थर्ड यूनिट में एंटर कर रहे हैं और थर्ड यूनिट जो है हमारी 7 चैप्टर से शुरू होती है, जिसका नाम है पार्टी सिस्टम इन इंडिया, नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। भारत में दलीय व्यवस्था, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। राजनीतिक दल को सिंपल आप जिन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं, पार्टी कहते हैं, आज के समय में आपके दिमाग में जितनी भी छोटी बड़ी पार्टीज़ आ रही हैं, हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारा ये एक कर्तव्य बनता है इस देश का नागरिक होने के नाते कि हमें वो इतनी राजनीतिक सूझबूझ होनी चाहिए कि कौन सा दल जो है किस तरह के अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखता है, क्या उसकी विचारधारा है, किस प्रकार के जो है मानसिकता के साथ जो उनके फाउंडर हैं उन्होंने पार्टी बनाई और उनका क्या आगे भविष्य है और क्या वो चाहते हैं, ये सब जानना, ताकि हम अपने मत का प्रयोग ठीक ढंग से कर सकें। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो मत का प्रयोग करते होंगे, जो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक मत का प्रयोग नहीं किया, बट इन फ्यूचर बहुत जल्द जो है अपने वोट कास्ट आप करने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह की विचारधारा के साथ है, किसकी सांप्रदायिक विचारधारा है, किसकी राजनीति विकासवादी विचारधारा है, किस किस प्रकार के पार्टीज़ हैं। तो आज इस जो चैप्टर है इसके अंदर शुरुआत करने से पहले हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि राजनीतिक दल आखिरकार होते ही क्यों हैं, क्यों ज़रूरी है राजनीतिक दल। देखिए, लोकतंत्र की समझ हमें राजनीतिक दल ही देते हैं। लोकतंत्र शासन प्रणाली में दलों का बहुत महत्व है, क्योंकि लोकतंत्र जहाँ होता है वो लोगों का शासन होता है। और बड़ी जनसंख्या और बड़े देश में लोग शासन डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। और ये प्रतिनिधि आप देखते होंगे कि बहुत सारे दलों से निकल कर आते हैं, दलों से होते हैं। तो वास्तव में दल जो है एक स्थायी सरकार देते हैं लोकतंत्र को। स्थायी सरकार यानी कि मजबूत सरकार जो देश के विकास के लिए काम कर सकें। दल एक ऐसे प्रणाली लेकर आते हैं। दूसरा, लोगों की राजनीतिक शिक्षा बढ़ाते हैं वो। राजनीतिक शिक्षा के मतलब का अर्थ है कि किसे चुनना चाहिए, कौन आपके लिए अधिक लाभकारी या विकासवादी होगा, कौन आपके कल्याण की बात करेगा। तो इस तरह से भारत में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली की व्यवस्था में राजनीतिक दलों का होना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र और राजनीतिक दलों में इतना गहरा संबंध है कि दोनों एक दूसरे के बिना ये कह सकते हैं कि असंभव है रहना। राजनीतिक दल ही देश में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर जनता को तैयार करते हैं, लोगों की राजनीतिक शिक्षा की नींव मजबूत करते हैं, स्थायी सरकार की स्थापना करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, उन्हें निर्वाचित करवाने का प्रयत्न करते हैं। चुनाव में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है वह सरकार का गठन करता है और अन्य दल विरोधी दल का निर्माण करते हैं। और यही विरोधी दल जो है, अगर सरकार थोड़ा सा भी गलत चलती है तो उसको समय समय पर रोक टोक करते रहते हैं। तो इसीलिए दल जो है, चाहे सत्ता वाला दल हो चाहे विरोधी दल हो, दोनों ही लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों ही दल हैं। तो इस तरह से दल एक महत्वपूर्ण स्थान जो है भारतीय लोकतंत्रीय प्रणाली में रखते हैं। लॉर्ड ब्राइस की बात करें तो दो छोटी छोटी डेफिनेशंस हम कर लेते हैं। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि लोकतंत्रीय शासन का संचालन राजनीतिक दलों के अभाव में संभव ही नहीं हो सकता। इसी तरह से प्रोफेसर मुनरो कहते हैं कि लोकतांत्रिक शासन का दूसरा नाम राजनीतिक दलों द्वारा शासन है। तो देखिए, एक दूसरे का पहलू बताया जा रहा है राजनीतिक शासन को। अब राजनीतिक दलों के अगर विकास की बात करें, जब भी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मोस्ट ऑफ टाइम 99% भारत में राजनीतिक दलों की विशेषताएं और उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में होता है। 60 मार्क्स का क्वेश्चन। तो मैंने जैसे भूमिका आपको बता दी है, 2 डेफिनेशन बता दी है, उसके बाद आप एक पैराग्राफ में अलग से राजनीतिक दलों का विकास हेडलाइन देकर आप लिख सकते हैं। तो राजनीतिक दलों का विकास यानी कि दल कब से बनने शुरू हुए भारत में, कब से ये राजनीतिक दल उभर कर सामने आए, तो इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक वो राजनीतिक दल जो 1947 के पहले थे, यानी कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व जो दल बने थे, और एक वो दल उन दलों का जन्म हुआ जो स्वतंत्रता के बाद बने। तो इस तरह से राजनीतिक दलों के विकास को हम 2 भागों में बांट कर चलेंगे।
बिफोर फ्रीडम एंड आफ्टर फ्रीडम। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की बिफोर फ्रीडम की। पॉलिटिकल पार्टीज़ बिफोर फ्रीडम कौन सी थी? तो ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम हैं। आपको इन सबको अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और ये वैसे डिस्कस भी बहुत बार हो चुकी हैं आपके प्रीवियस प्रीवियस जो है सेगमेंट्स में, चैप्टर्स में। तो अगर 1947 से पूर्व भारत की बात करें तो अंग्रेजों का गुलाम था और बहुत सारे दल जो स्वतंत्र करवाने का प्रयास कर रहे थे। और इसी प्रयास में सबसे पहला जो दल बनता है वो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आज कांग्रेस भी कहते हैं, वो बनता है। कांग्रेस भारतीय राष्ट्रवाद की एक उपज थी। भारतीयों की छोटी मोटी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए प्रयत्न करती रहती थी। धीरे धीरे कांग्रेस का विकास हुआ। उसने बड़े राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कार्य करने आरंभ किए। कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर अंग्रेजों ने मुसलमानों को इसके विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया और जिसके परिणाम स्वरूप एक और दल उभर कर सामने आता है 1906 में, मुस्लिम लीग। और इसी जो प्रतिक्रिया स्वरूप जो है एक कट्टर हिंदू दल भी उभर कर सामने आता है, ये देखकर कि मुसलमानों का अगर अपना दल है तो हिंदुओं का क्यों नहीं। तो हिंदू महासभा बनती है 1925 में। फिर देखिए, ये तो चलो धर्म से रिलेटेड और भारतीय स्वतंत्रता से रिलेटेड कुछ राजनीतिक दल हो गए, लेकिन कुछ ऐसे दल भी उभर कर सामने आए जो कि देश के जो दूसरे देश में जो एक प्रकार से बदलाव आए थे राजनीतिक, जैसे 1917 में रूसी क्रांति हुई थी जिसमें आम जनता ने विद्रोह करके रूस के जार यानी रूस के राजा को हटवा दिया था। तो वहाँ पर जो रूसी क्रांति आई उसमें सबसे बड़ा योगदान मार्क्सवादी विचारधारा का था, जिसे साम्यवादी विचार या कम्युनिस्ट विचारधारा भी कहते थे। इसका प्रभाव भारत में पड़ा। 1924 में साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, जिसे एम.एन. रॉय ने की थी, आपको अगर ध्यान हो तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। फिर 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से परेशान होकर, कांग्रेस की नीति से परेशान होकर एक अलग दल की बात करते हैं। 1939 में एक्चुअली बना था, 1938 में बात आई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक वो बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूनियंस पार्टी तमिलनाडु में, जस्टिस पार्टी, यूनियंस पार्टी पंजाब में थी और महाराष्ट्र में स्वराज्य दल 1923 में बना था। तो ये पार्टीज कुछ आई। अब बात करते हैं जो स्वतंत्रता से पूर्व जो पार्टीज थी उनके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद कौन से राजनीतिक दल आए। तो स्वतंत्रता के बाद जो राजनीतिक दल आए जैसे कि जैसे कि राम राज्य परिषद 1948, उसी वर्ष समाजवादी विचारों के नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी दल की भी स्थापना की। 1949 में द्रविड़ मुन्नेर कड़गम जो है डीएमके जिसे बोल देते हैं 1949 में बनी थी। उसके बाद 1952 में भारतीय जनसंघ, फिर 1959 में स्वतंत्र पार्टी, फिर 1974 में भारतीय लोकदल की स्थापना हुई। इसी तरह से 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ने के कारण दो अलग दल बने, जैसे इंदिरा गांधी की तरफ जो दल चले गए थे उन्हें कांग्रेस आई कहा जाता है, और जो दूसरा धड़ा जो 1969 में मोरारजी देसाई, कामराज जो है इनकी तरफ चला गया था, वो संगठन जो कांग्रेस ओ कहलाता है। तो ये कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ है। कांग्रेस ओ ही आगे जाकर जो है जनता दल के रूप में जानी जाती है। कांग्रेस आई जो है आज भी जो कांग्रेस बनी हुई है उसके तौर पर जानी जाती है। इसी तरह से 1970 में होने वाली लोकसभा चुनाव में पहले कई पार्टियों ने जनता पार्टी की स्थापना की, कई पार्टीज मिलके। इसमें जनता पार्टी में जैसे अभी मैंने बताया कांग्रेस ओ थी, जनसंघ था, भारतीय लोकदल थी, समाजवादी दल थी, ये सब दल स्थापित थे। सबने मिलजुल कर 1970 में जनता पार्टी की स्थापना की। लेकिन ये ज़्यादातर टिक नहीं पाई क्योंकि इतने दल थे, सभी की अलग अलग विचारधाराएँ आपस में बन नहीं पाई, आपस में चल नहीं पाई, तो अस्थायी सरकार थी और ये 1980 तक आते आते गिर गई थी। 1980 में ही जो है इसी जनता दल से अलग होकर जो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना होती है। 1989 में जो है जनता दल की स्थापना होती है। 1994 की बात करें तो समता पार्टी की स्थापना होती है। तो ये बहुत सारी पार्टीज जो हैं देखने को आती है। अभी लेटेस्ट की बात करें तो आम आदमी पार्टी का भी गठन हुआ, आपको ध्यान हो तो 2011-12 में। तो ये सारा जो है राजनीतिक दलों के बारे में आपको विवरण दिया गया। अब ये जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, दलों को भी देखो कई भागों में बांटा जा सकता है। एक जैसे राजनीतिक दल हो गए, राष्ट्रीय दल हो गए और एक हो गए राज्य दल।
अब ये राज्य दल कौन से होते हैं और राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं? देखिए, इनकी जो है मोटा मोटी मैं कह सकती हूँ कि इनकी एक शर्त है बनने की। चुनाव आयोग जो है, आपको अगर चुनाव आयोग 5th चैप्टर याद हो तो उसमें चुनाव आयोग के कामों में एक फंक्शनिंग में एक चीज़ थी कि चुनाव आयोग जो है दलों को मान्यता देते हैं। तो कौन सा दल राष्ट्रीय दल है, कौन सा दल राज्य दल है, इसे मान्यता देने का काम चुनाव आयोग का है। और चुनाव आयोग जब पंजीकृत करता है ऐसे दलों को तो एक शर्त रखी है अलग अलग। तो इन शर्त के आधार पर जो इन शर्तों को पूरा कर लेता है वो राष्ट्रीय दल बन जाता है, अदरवाइज राज्य दल बनते हैं, कुछ क्षेत्रीय दल बनते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय दल अभी तक हमारे देश में 8 हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टी, जो पूरे ये कह सकते हैं कि देश में जिनका प्रभाव हो सकता है, ऐसी पार्टियां हैं। तो इनको राष्ट्रीय दल बनने की कुछ शर्तें हैं जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखनी है। आपको ये करना ही है, ये अच्छे से याद, इसके बिना आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपने चैप्टर को। तो ये तीनों ही शर्तें आपको जरूर लिखनी है 16 नंबर के क्वेश्चन में, कौन से राष्ट्रीय दल होते हैं, कौन से राज्य दल होते हैं। तो राष्ट्रीय दल की 3 शर्तें जो हैं एमसीक्यू में बहुत बार पूछी गई है। जब मैं एमसीक्यू का आपका टेस्ट लूँगी तो इसमें से 4-5 क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, तो आपको अच्छे से अभी आप इस चीज़ को ध्यान रख लो। तो जो पहली 2 शर्तें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये दोनों ही शर्तें 2 दिसंबर 2000 में आई थी, जब चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को मान्यता देने संबंधी एक नया अध्यादेश जारी किया था। और कहा था कि जो ये 2 शर्तें पूरी कर लेंगे उन्हें जो है राजनीतिक दल के तौर पर जाना जाएगा। अब ये 2 शर्तें कौन सी हैं? इस नए नियम के तहत राष्ट्रीय स्तर का दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए संबंधित राजनीतिक दल को लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए जो वैध मत हैं उनका कम से कम 6% मत प्राप्त करने के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि कम से कम या अधिक से अधिक लोकसभा की कम से कम 4 सीटें वो जरूर प्राप्त करें। अतः राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए जो है ये शर्त माननी जरूरी है। इसके अलावा एक और छोटा सा है, जैसे कि एक तो ये शर्त अगर पूरी कर लेते हैं तो राष्ट्रीय दल बन जाएगा। दूसरा ये है कि उस राजनीतिक दल को भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी जिसने लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें, यानी कि 543 सीटें ना, उनका कम से कम 11 सीटें जो प्राप्त कर लें। यहाँ यह स्पष्ट है कि दल के लिए वैध मतों के 8% भाग प्राप्त करने की शर्त यहाँ पर लागू नहीं है, सॉरी 6% की। तो पहले वाला जो है 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों कम से कम 2% सीटें हासिल करें लोकसभा की, ये आपको ध्यान रखना है, 2% करना है कम से कम 3 राज्यों में। ये शर्त पूरी कर लेगा वो जो है राष्ट्रीय दल बन जाएगा। इसके अलावा कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पा ले तो वो भी या फिर लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल कर ले तो वो भी क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय दल बन जाएगा। तो ये 2 शर्तें हो गई दिसंबर 2000 में। एक और शर्त जोड़ी गई 14 मई 2005 को, एक नया राजनीतिक दलों को मान्यता संबंधी वैकल्पिक शर्तों का एक अधिनियम जोड़ा गया चुनाव आयोग द्वारा। और जो 1968 से लेकर 2000 में भी जो 1968 में जो आदेश थे उसमें संशोधन करके 2000 वाले में संशोधन करके एक तीसरी शर्त जोड़ दी, और वो थी कि राष्ट्रीय दल के रूप में किसी पार्टी में मान्यता मिलने का तीसरी शर्त ये है कि पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर के दल की मान्यता प्राप्त हो। अब ये राज्य स्तर का दल क्या कौन होता है? तो राज्य स्तर का दल बनने के लिए कंडीशंस हैं, आपको वो कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, कौन कौन सी कंडीशन है जो राज्य स्तर का दल बनती है। तो होपफुली आपको पहली 3 शर्तें पता चल गई होगी राष्ट्रीय दल की, क्योंकि तीसरी शर्त में 2005 में जोड़ा गया कि राज्य स्तर का दल होना चाहिए। तो ये राज्य पार्टी के बारे में बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी जो है राज्य पार्टी कहलाएंगी। तो इसकी भी कुछ शर्तें हैं बच्चों। सबसे पहले दल को विधानसभा चुनाव में कम से कम कुल सीटों की 3% सीटें या 3 सीटें जीतनी होगी तो उसे राज्य दल बन जाएगा, वो राज्य दल के रूप में कहलाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है एक ये कह सकते हैं कि सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त किसी भी राज्य को राज्य दल के रूप में दर्जा मिलने के लिए। यानी ये होने के बाद जो है मैं या फिर दल को
या जिस दल को किसी एक राज्य में लोकसभा के 25 स्थानों के पीछे कम से कम एक स्थान प्राप्त हो गया हो, यानी कि 25 अगर मेंबर्स खड़े किए तो कम से कम एक तो उसका जीता ही हो। दूसरा, किसी भी राजनीतिक दल को राज्य दल या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देने की जो व्यवस्था है 2 दिसंबर 2002 की, उसमें उस आदेश में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए एक दल को राज्य दल अथवा क्षेत्रीय दल के रूप में उस समय मान्यता दी जाएगी जिस दल को उस राज्य में लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के हुए पिछले चुनाव में कुल डाले गए मतों का 6% मत जरूर मिला हो। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि उस दल को विधानसभा में कम से कम 2 स्थान अवश्य प्राप्त हुए हों। तो और एक जो मैंने बताई दी थी कि उस राजनीतिक दल को भी क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है, या क्षेत्रीय दल हो राज्य दल दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों एक ही बात है। दी जा सकती है जिस दल को किसी राज्य की विधानसभा में कुल स्थानों का 3% भाग अथवा कम से कम 3 स्थान जो है प्राप्त हो। यदि इन दोनों शर्तों के अधीन यह शर्त लागू होगी, जिस शर्त के अधीन स्थानों की संख्या दूसरी शर्त के अधीन स्थानों की संख्या से अधिक होगी। मोटा मोटी राज्य विधानसभा में कुल स्थानों का 3% भाग अथवा कम से कम 3 सीटें मिल जाए। यानी कि पहली बात यहाँ पे मैंने बोल दी है, दूसरी बात भी मैंने आपको समझा दी, तीसरी भी समझा दी। अब आते हैं चौथी बात पर। किसी यदि दल ने लोकसभा और विधानसभा में कोई सीट जीती हो, लेकिन यदि उसने लोकसभा विधानसभा चुनाव वैध मतों में 8% हासिल कर लिया तो उसे भी राज्य दल बना दिया जाएगा। तो ये भी एक चौथी महत्वपूर्ण जो है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो शायद मैंने ऐड नहीं की है। जिस दल द्वारा किसी राज्य के लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त करने के साथ साथ उस राज्य से लोकसभा की एक सीट कम से कम प्राप्त की हो, तो उस दल को उस राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में जाना जाएगा। तो इस तरह से जो है 4 शर्तें राज्य पार्टी बनने के लिए आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। बिल्कुल गांठ बांध लीजिए क्या क्या है, ये आपको बार बार याद करनी पड़ेगी तभी होगी। इसी तरह से राष्ट्रीय की दल बनने की कौन सी शर्तें 3, ये तब याद होंगी। ये तीनों ही आपको ध्यान रखनी है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। इससे आपका जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनेगा अगर आप ये लिखेंगे तो। इस तरह से राष्ट्रीय दल की बात करें तो 8 राष्ट्रीय दल हैं और 59 राजनीतिक दल आज जो है भारत में है। तो आपकी बुक्स जो है अगर 1 साल भी पुरानी है तो उसमें नहीं दे रखा होगा, शायद नई बुक में भी नहीं होगा। कईयों में ये 6% की जगह 8% दे रखा होगा। राजनीतिक दलों की संख्या 7 बता रखी होगी, बल्कि है 8। तो वो चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो इस तरह से जो है अब 8 राष्ट्रीय दल कौन कौन से, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप इसको बहुत अच्छे से करें। राष्ट्रीय राज्य पार्टी किसे कहा जाता है, इनमें से कम मैं 5 MCQ क्वेश्चंस या 6 MCQ क्वेश्चंस जरूर पूछने वाले हूँ। ये शर्तें आप जरूर ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।